नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए 10th क्लास की चैप्टर 3 लेके आए हैं, जिसका नाम है धातु और अधातु। ये चैप्टर है धातु और अधातु। 9वीं कक्षा में हमने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया। किसके आधार पर किया गया था? गुणों के आधार पर। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु अधातु में वर्गीकृत करते हैं? किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है? हमें इन कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करना है। अब क्या है? भौतिक गुण है। तो ये देखो, यह है हमारे भौतिक गुण। भौतिक गुण है तो भौतिक गुण में क्या है? धातु। इन पदार्थों के भौतिक गुणों का तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3:1 से 3:6 के लिए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं आयन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे करते हैं। अब यह क्या? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूने कैसा दिखाई देता है? रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर की फिर से ध्यान दीजिए, है ना। तो ये हो गया। अब हम और चलते हैं। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो धातु के इस गुणधर्म की जो चमक है उसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। अब ये देखो, आयरन और कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज और धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। किसको? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम को। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। अब यह क्या है? आपने देखा कि धातु सामान्यतः कठोर होती है। धातु कैसी होती है? सामान्यतः कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातु सामान्यतः कठोर होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता सामान्यतः अलग अलग होती है। अब यहाँ क्या है? यहाँ है आयरन, जिंक और लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे की ब्लॉक खंड पर रगड़कर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। अन्य धातु के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। आपने देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर में बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं इस गुणधर्म को? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। पतली चादर में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम आघातवर्धक कहते हैं। क्या आपने सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। सोना और चांदी क्या है? सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। क्या है? सोना और चांदी। अब नेक्स्ट चलते हैं।
उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो धातु के पहले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु के पहले तार को खींचने के रूप में खींचने को क्षमता को तन्यता कहते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। और इसमें क्या है? सोना। क्या है? सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना क्या है? सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक ग्राम सोने में कितने ग्राम सोने में? एक ग्राम सोने में से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने में 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? यह है एल्यूमीनियम का या कॉपर का तार लीजिए। फ्लैप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए जैसा नीचे दिया है। ये क्रियाकलाप आप पढ़ लेना। अब हम नीचे चलते हैं। धातु धातु क्या होते हैं? यहाँ से चलते। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं। धातु क्या है? ऊष्मा के सुचालक हैं। इनका गलनांक गलनांक बहुत अधिक होता है। इनका गलनांक कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। तो धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? कॉपर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। इनका तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। क्या धातु विद्युत के भी चालक हैं? धातु विद्युत के भी क्या हैं? चालक हैं। धातु विद्युत के भी चालक हैं। अब ये देखो, आपने देखा होगा जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसी पदार्थ की परत क्या होती है? ऐसी पदार्थ की परत क्या होती है? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज उत्पन्न करती है? जो धातुओं उत्पन्न करती है, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें ध्वनिक या सोनार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनार कहते हैं। अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनाई जाती है? क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उनमें ध्वनिक सतह ज़्यादा होती है। कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उन्हें ध्वनिक कहते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या? अधातु। क्या? अधातु। तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्या है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये आदि अधातु के कुछ उदाहरण है। क्या है? अधातु के कुछ उदाहरण है। जिसमें क्या है? ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। क्या होती है? ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं तथा ठोस या फिर गैस होती है। सारी अधातु ठोस अथवा
गैस होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के कुछ गुणधर्म होते हैं? क्या धातुओं के समान अधातुओं के गुणधर्म होते हैं? ये देखो, अब यहाँ देखते हैं हम, मरकरी को छोड़कर यहाँ है केवल भौतिक गुणों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। क्या कहा है इन्होंने कि भौतिक गुणों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। इसमें कई अपवाद हैं। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या है, द्रव होती है। अब धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है, कम होता है। यदि आप अपनी हथेली इन दोनों धातुओं को रगड़ेंगे तो ये पिघलेंगे। हथेलियों पर रगड़ेंगे तो ये क्या है, पिघलेंगे। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन क्या है, अधातु होते हुए भी चमकीला है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूप में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप। यह सबसे ठोस कठोर प्रकृति पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक। क्षारीय धातुओं में क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्षारीय धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। क्या कहा गया है इसमें कि इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अधिक स्पष्ट किया जाता है। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। इसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम दहन से उत्पाद मिलाइए। अब देखो, अधातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्लीय बनाते हैं। वही अधिकतर धातु क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम भाग पर करेंगे। देखो आगे चलते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड और मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम वस्तुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो देखिए, वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। तो वायु में किसके साथ, श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातु इसी प्रकार अभिक्रिया करते हैं? आइए देखते हैं, ये आप पढ़ लेना। चलो, अब सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जैसे 2Cu प्लस O2 तो 2CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है 4Al प्लस
CO2 फॉर तो 2Al2CO3। आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है, कॉपर ऑक्साइड किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अब धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। भाई इसमें कहा गया है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो Al2, इसमें Al2O3 प्लस 6 HCl, Al2O3 प्लस 6 HCl बराबर 2AlCl3 प्लस 3H2O। धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अघुलनशील है, लेकिन इसमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, लेकिन इनमें कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड। अब है Na2 प्लस H2O, Na2 प्लस H2O तो 2NaOH। यहाँ पर है K2O प्लस H2O तो 2KHO। ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। कौन सी, पोटेशियम और सोडियम इतनी तेजी से रिएक्शन करती हैं, अभिक्रिया करती हैं कि खुले पर रखने पर क्या आग पकड़ लेती है। इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि सभी धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। पतली परत क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं, बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब ये देखिए, अब क्या यहाँ है हमारा एनोडीकरण। क्या है, एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम
प्लस ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम प्लस पर ऑक्साइड एल्युमिनियम और ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है। अभी क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षरण से बचाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे क्या है, संक्षरण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम को एक साफ वस्तु की एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। अब है विद्युत अपघटन किया जाता है। अब क्या है, एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस, एनोड पर उत्सर्जित क्या है, एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन क्या है, गैस, एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम की ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती है। एल्युमिनियम की क्या बनाई जा सकती है, आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती है। अब क्या है, धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। धातुओं के नमूनों में क्या है, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अब है मैग्नीशियम अधिक अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम क्या करता है, अधिक अभिक्रिया करता है। यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। क्या है, सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ अभिक्रियाशील धातुओं को देखकर हम इन धातुओं की क्रियाशीलता क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। अब धातुओं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो ये क्या है, ये क्रिया है, इसे आप पढ़ लेना। अब नेक्स्ट है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। धातु ऑक्साइड जल में घुलती है। धातु ऑक्साइड क्या होती है, जल में घुलती है। जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। जल में घुलकर क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातु प्लस जल बराबर धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड प्लस जल धातु हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ है पोटेशियम एक सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन क्या है, तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। अब यहाँ उदाहरण है 2K प्लस 2H2, 2K प्लस 2H2, तो 2KOH प्लस H2 ऊष्मीय ऊर्जा। तो 2Na प्लस H2O, 2Na प्लस H2O 2H2, अरे यार सॉरी, 2Na प्लस 2H2, तो 2NaOH बनाता है और ऊष्मीय ऊर्जा होती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। किसकी भाई, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया कैसी होती है, धीमी होती है। यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्सर्जित तो क्या है, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी होती है। यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे Ca प्लस H2 सॉरी यार, Ca प्लस 2H2, तो CaOH2 प्लस H2
हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं तथा कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हाइड्रोजन कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम क्या करता है, शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या एल्युमिनियम आयरन और जिंक, एल्युमिनियम आयरन जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। कौन कौन सी, एल्युमिनियम आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ, लेकिन ये क्या है, भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे 2Al प्लस 3H2, 2Al प्लस 3H2, तो Al2O3 प्लस 3H2। अब है 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe प्लस 4H2O, तो Fe3O4 प्लस H2O। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। क्या है, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अब देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की अभिक्रियाओं के लिए सभी समीकरण लिखिए। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। HNO3 क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 होता है, ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O NO प्लस N2 में अपचयित हो जाता है। मैग्नीशियम Mg तथा मैग्नीज Mn तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करता है। अब देखा, बुलबुले बनने की दर में मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में होती है, जैसे मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरियम। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करते। एक्वारेंजिया जिसे कहते हैं रॉयल जल का, एक्वारेंजिया को क्या कहते हैं, रॉयल वाटर कहते हैं, रॉयल वाटर कहते हैं एक्वारेंजिया, जो क्या है 3:1 के अनुपात में होता है। एक्वारेंजिया कितने अनुपात में होता है, 3:1 के अनुपात में होता है। एक्वारेंजिया 3:1 के अनुपात में होता है। अब है इसमें क्या है, सांद्र हाइड्रोजन अम्ल एवं
सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है। क्या एक्वारेंजिया या रॉयल वाटर गोल्ड को गला सकता है? जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं है। एक्वारेंजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल और संचारक है। क्या ये भवकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल संचारक है? यह उन अभिकर्मों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होते हैं। अब क्या आगे चलते हैं। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने क्यों अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते? क्या नहीं रख सकते? अभिक्रियाओं का अध्ययन किया, वह बताओ। अब है संक्रियता श्रेणी। क्या है संक्रियता श्रेणी? संक्रियता श्रेणी क्या है? संक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद क्या है, जिससे विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे संक्रियता श्रेणी कहते हैं। संक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब है सबसे अधिक क्रियाशील, मध्यम घटती हुई क्रम में और सबसे कम क्रियाशील। तो क्या है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीज है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, जेडन, Fe आयरन है, लेड है, फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है और सिल्वर है और गोल्ड है। ये सभी क्या है, घटते हुए क्रम में अभिक्रियाशीलता है। घटते हुए क्रम में क्या है, अभिक्रियाशीलता है। अब आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब यहाँ आगे चलते हैं। अब धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं? तो आपने कई अभिकर्मों के साथ धातु की अभिक्रियाएं देखी। धातुएं इस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं क्योंकि प्रदर्शित करें। नवी कक्षा में हमने देखा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयोजकता कोषपूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों को रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। इसलिए हम तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। अब क्या है, यह है कुछ धातुओं तथा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में क्या एक इलेक्ट्रॉन है? यह अपने M कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तब L कोष इसका बाह्यतम कोष बन जाता है। L कोष इसका क्या है, बाह्यतम कोष बन जाता है, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है। क्या है, स्थायी अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं। इस परमाणु के नाभिक में क्या है, 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है। यह सोडियम धातु Na+ प्रदान करता है। दूसरी ओर सोडियम धातु Na प्रदान करता है। दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर है हमारा क्या है, क्लोरीन। दूसरी ओर है, जैसे देखो यह क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के बाह्यतम कोष में? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एक क्लोरीन अभिक्रिया करे तो
सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के क्लोरीन परमाणु कई ऋण आवेश प्राप्त करता है। क्लोरीन, क्योंकि इसमें नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं, नाभिक 17 प्रोटॉन होते हैं। अब ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के बाह्यतम कोश में? क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके में 17 प्रोटॉन होते हैं। इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं। इसके Kl एवं M कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं क्लोरीन के? Kl व M कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन CI प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। अब है उत्कृष्ट गैस परमाणु संख्या तत्व। तो ये क्या? उत्कृष्ट गैस तत्व परमाणु संख्या, और ये है कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। K कोष, L कोष, M कोष और N कोष, ये हो गए ना। अब उत्कृष्ट गैस धातुएं और ये अधातुएं। तो उत्कृष्ट गैस में क्या? हीलियम। हीलियम का प्रतीक क्या है? He। हीलियम क्या? He है। परमाणु संख्या 2 और K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर है ये क्या है? नियोन। नियोन का Ne 10 होते हैं, जिसमें K में 2 और L में 8 होते हैं नियोन के में। आर्गन Ar। आर्गन क्या? Ar। परमाणु संख्या 18 और K में 2, L में 8 और M में 8। फिर है धातुएं। धातु क्या? सोडियम धातु। परमाणु संख्या 11 है और K में 2, L में 8 और M में 1 है। मैग्नीशियम Mg12 होता है। मैग्नीशियम Mg12 होता है। तो K में 2, L में 8 और M में 2। K में 2, L में 8, M में 2। एल्युमिनियम का Al। परमाणु संख्या 13 और K में 2, L में 8 और M में 3 है। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। K कोष में 2 है, L कोष में 8 है और M कोष में 8 है और N कोष में 1 है। किसका? पोटेशियम का। अब है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? 20। कैल्शियम का 20 है। कैल्शियम का क्या? 20 है। तो है K में 2, L में 8, M में 8 और N में 2। अब है अधातुएं। अधातु में क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। नाइट्रोजन के K कोष में 2 है और K कोष में 2 है। L कोष में क्या है? 5 है। ऑक्सीजन का क्या है? O। ऑक्सीजन O क्या है? 8। ऑक्सीजन O क्या है? 8 है। कितना है? 8। अब क्या है? अब यहाँ है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन का है परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या है 15 है। फ्लोरीन परमाणु संख्या 15 है और K कोष में 2 और L कोष में 8 और M कोष में है 5 है। अब है सल्फर। सल्फर का क्या है? सल्फर का प्रतीक है S और सल्फर का 16 है और K कोष में क्या है? K कोष में है 2, L कोष में 8 और M कोष में 6। अब क्लोरीन का है Cl। प्रतीक है Cl है। परमाणु संख्या है 17 है। परमाणु संख्या 17 है। K कोष में 2 और L कोष में 8 और M कोष में 7। योग्य। अब है
विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं। क्या है? विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युतिक बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में उपस्थित होते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड NaCl अणु के रूप में नहीं पाया जाता। किसके रूप में नहीं पाया जाता? अणु के रूप में नहीं पाया जाता। जैसे Na सोडियम का क्या है? 2 8 और 1। सोडियम का 2 8 1, तो 2 और 8 एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये त्याग रहा है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो यहाँ क्या है? Cl 2 8 7 तथा 2 8। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13वां। अब नेक्स्ट में क्या है? एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण में 3.6 यौगिक Mg282 और Mg2.8। अब है धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। क्या? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक या स्थिर वैद्युत यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के क्या है? गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए आइए। अब है ये है आयनिक यौगिक गलनांक और क्वथनांक। अब है NaCl का गलनांक क्या है? 1074। NaCl गलनांक 1074 और क्वथनांक है 1686। क्वथनांक 1686। अब है LiCl का क्या है? गलनांक है 887 और क्वथनांक है 1600। अब CaCl2 का क्या है? CaCl2 का गलनांक है 1045 व क्वथनांक है 1900। CaO कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक क्या है? 2850 और क्वथनांक है 3120। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है 981 और 1685। अब है भौतिक प्रकृति में धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशील वैद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। अत्यधिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक
आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते एवं विद्युत का चालन करते हैं। आयन क्या है? स्वतंत्र रूप से गमन एवं विद्युत का चालन करते हैं। अब है जैसे देखो, धातुओं की प्राप्ति क्या है? धातुओं की प्राप्ति आगे है धातुओं की क्या है? प्राप्ति। अब है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति तो ये पृथ्वी की भूपर्पट्टी पे धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर क्या है? धातुओं का क्या है? मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर धातुओं का मुख्य स्रोत है। मुख्य धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। किसमें? समुद्री जल में। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है? कुछ धातुएं भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और कुछ धातुएं अपनी यौगिक के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। स्वतंत्र अवस्था में कौन सी अवस्था में? स्वतंत्र पाई जाने वाली स्वतंत्र धातुओं के लिए है गोल्ड सोना, क्या है? सिल्वर चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब है कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु है यह पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है। इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये सभी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जा सकती। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जिंक, लोहा और पीवी सीसा है। अभिक्रियता मध्य होती है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट है। आप देखेंगे कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कारण ऐसा ही होता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये 3 वर्ग: अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, तो कौन सी है? निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और एक है उच्च अभिक्रियाशील धातु। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए आने वाली धातुओं को अब यहाँ देखो,
अब ये प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। अयस्कों से धातु का निष्कर्षण क्या होता है? कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र में दिया गया है। चित्र 10.3.10 में दिया गया है, जो आगे है। अब इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसे ये, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब चित्र 10.9 की चर्चा करेंगे हम। ये चित्र आ गया है, इसको ऊपर ले लो। अब ये है सा, ये क्या है? जैसे ये अयस्क है, क्या है? ये अयस्क है। अयस्क का यहाँ पर क्या कर दिया? सांद्रण कर दिया। इसे 3 भागों में बांटा गया: उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। अब है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है गलित धातु का विद्युत अपघटन और शुद्ध धातु। तो क्या है? अयस्क, अयस्क का हो गया अयस्क का सांद्रण, अयस्क सांद्रण के बाद उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील, ये हो गया। फिर उच्च अभिक्रियाशील को है गलित धातु का विद्युत अपघटन, गलित धातु का विद्युत अपघटन और शुद्ध धातु, ये हो गई। फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु में कार्बोनेट अयस्क है और निस्तारण है, और यहाँ सल्फर अयस्क है और भर्जन है। क्या है? कार्बोनेट अयस्क और निस्तारण, सल्फर अयस्क और भर्जन। फिर धातुओं का ऑक्साइड, फिर धातुओं में अपचयन और धातुओं का संशोधन। तो धातुओं का ऑक्साइड, धातुओं का अपचयन और धातुओं का शोधन। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातु में क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के बाद है भर्जन, भर्जन के बाद है धातु, धातु के बाद है परिष्करण, परिष्करण। अब है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। अब है, से पृथक के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती हैं। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। तो क्या है? सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाले धातु काफी अभिक्रिया होते हैं। कैसे होते हैं? अभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनावार HgS मरकरी पारद का एक अयस्क है। सिनावार क्या है? मरकरी पारद का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है। तो वायु में परिवर्तन करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड परिवर्तित होता है। अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। किसमें होता है? अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारे में अपचयित हो जाता है, पारे में अपचयित हो जाता है। अब ये देखो, अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर केवल वायु में गर्म करके उसको एस्क से अलग किया जा सकता है। सक्रिय श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रिय श्रेणी के मध्य में स्थित धातु जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर अभिक्रियाशील के मध्य होते हैं। प्रकृति में यह प्राय सल्फर या कार्बोनेट के रूप में, किसके? सल्फर कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में सल्फर धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट, अपचयन से पहले धातु सल्फाइड कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड परिवर्तित करना आवश्यक है। क्या है? धातु ऑक्साइड परिवर्तित करना आवश्यक है। अब सल्फाइड अयस्क, कौन सा अयस्क? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप
पर गर्म करने पर, कार्बोनेट गैस को सीमित ताप पर, वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों के वर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब है ये है 2ZnS प्लस 3O2, तो यह 2ZnSO प्लस 2SO2। अब है ZnCO3, ताप क्या ZnO प्लस CO2। इसके बाद कार्बन जैसे उपर्युक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रम में यह आप पहले से ही परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना ही अपचयन प्रक्रम है। अपचयन प्रक्रम क्या है, धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना ही अपचयन प्रक्रम है। अब कार्बन को का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि, कौन से सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों के विस्थापन कर सकते हैं। यौगिकों क्या कर सकते हैं, विस्थापन कर सकते हैं। विस्थापन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो यह 3MnO2 प्लस 4Al2, तो ये मिलकर क्या बनता है, 3Mn प्लस 2Al2O3 बनता है। ऊष्मा साथ में देता है। क्या आप उन पदार्थों का पहचान कर सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपकरण हो रहा है? तो आइए हम अभी और देखते हैं आगे। ये है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। धातु किसमें होती है, गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीन पुर्जों को दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका, आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम का उपयोग। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थॉर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe2O3 प्लस 2Al, तो Fe2O3 प्लस 2Al बराबर मिलकर क्या बनता है, Fe या प्लस Al2O3। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। उन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इसके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या, कार्बन के साथ गर्म करके उसके यौगिकों के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेश इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड
आवेशित इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है। अब इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। धातुओं का परिष्करण, धातुओं का क्या है? परिष्करण। अब है ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं। तो ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, इन अपद्रव्य होते हैं। इन्हें हटाकर भी शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातु से प्राप्त अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो कॉपर, जिंक, टिन, निकिल, सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को क्या कहते हैं? पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु को एनोड तो अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड कहते हैं। उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? विद्युत अपघटन के रूप में होता है। उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। क्या हो जाती है? घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलयन की अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे एनोड पंख कहते हैं। इसे एनोड पंख कहते हैं। अब यहाँ क्या? संक्षारण। एक है संक्षारण। संक्षारण क्या है? तो संक्षारण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संक्षारण है भैया, देखो संक्षारण, यह है संक्षारण। तो संक्षारण के बारे में हम देखते हैं। जैसे यहाँ देख लो, ये हो गया संक्षारण। संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है। सिल्वर की वस्तु कैसी हो जाती है? सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है। सिल्वर की वस्तु कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। सिल्वर का वायु से उपस्थित सल्फर के साथ, किसके साथ? सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड, कौन सी सल्फाइड? सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और यह हरा पदार्थ वैश्विक कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है? वैश्विक कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है ये होता है वैश्विक कॉपर कार्बोनेट। वैश्विक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रकी पदार्थ का परत चढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जग कहते हैं। क्या कहते हैं? जग कहते हैं। अब आप देखिए परखनली ए में, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई मोस्ट नहीं है। अब संक्षारण से सुरक्षा क्या है? संक्षारण से सुरक्षा। तो संक्षारण से क्या सुरक्षा है? अब ये संक्षारण से सुरक्षा है, यहाँ पर है। तो पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना, ये क्या है? यशद लेपन का उदाहरण है। क्रोमलिन लेपन, एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है।
क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्मक है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है। क्या लोहा? लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। कैसा होता है? अत्यंत नर्म होता है। गर्म करने पर यह सुगमतापूर्वक खिंच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा कार्बन 0.05% मिला दिया जाए तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकिल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होती है। निकिल या क्रोमियम मिलाने पर हमें क्या इस्पात प्राप्त होती है? जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यह लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है, इसके गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। क्या पदार्थ धातु या धातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समैंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समैंगी मिश्रण को क्या है? मिश्र धातु कहते हैं। पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलित किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ देखते हैं कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इस कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भाग में 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा चांदी का मिश्रण हो है। अब कोई भी एक धातु का पारद है और इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की शुद्ध धातु की उसके शुद्ध धातु की उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते Cu व Zn की मिश्र धातु पीतल तथा ताम्र एवं टिन Cu व Sn की है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोहे कर्मियों ने दिल्ली में एक लोहे स्तंभ बनाया था। उन्हें जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित हुई। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर सकते हैं। अवलोकन, यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। लोहे स्तंभ 8 मीटर ऊंचा, इसका भार 6 टन 6000 केजी है। कितना है? 6000 केजी है। 6000 केजी है। अब यह है मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक है। मिश्र धातु कांसा क्या? विद्युत के कुचालक है। लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने के में किया जाता है। तो और सीसा एवं टिन PVSN की मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। किसका? सीसा व टिन के जो तार बनाया जाता है उसका। अब आगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।